चलो ओके, स्टार्ट कर लेते हैं ना। कल कहाँ पे एंड किया था? कैन यू टेल मी, कहाँ पे एंड किया था हम लोगों ने कल? एनीवन? परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट आयन एंड ओके ठीक है। तो हम लोगों ने एक्चुअली देखा था परसेंटेज बाय मास की बात की थी, एंड दैट कैन बी एनी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एटम और आयन और अ ग्रुप लाइक वाटर टाइप का कुछ आ जाए, है ना। सो परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एटम, आयन और ग्रुप की बात की थी हम लोगों ने, and that was equal to x into a into 100 divided by m, है ना। यही पढ़ा था हम लोगों ने। इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमारे पास ये सारे डेटा अवेलेबल होते हैं, लाइक एक हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन किया था जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मालूम था, फिर भी वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन की एवरी हीमोग्लोबिन विल हैव 4 एटम्स ऑफ आयरन, है ना। वो हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम। बट इफ यू आर नोइंग द फॉर्मूला, यू आर नोइंग एग्जैक्टली एवरी एटम या ग्रुप जिसका भी पूछ दे उसका परसेंटेज बाय मास हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू स्लाइटली डिफरेंट सेक्शन, इसी से रिलेटेड है, बट दैट इज मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। सो क्वेश्चन के टर्म में ही करते हैं इसको, इसमें कोई अलग से थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग थ्योरी को समझ लेंगे। सो इफ इंसुलिन contains 3.2% sulfur by mass, calculate the minimum molecular mass of insulin, and atomic mass दिया हुआ है, atomic mass is of sulfur is 32. Try to solve this question, इसको जरा सॉल्व करने का ट्राई करो। so what will be m here? m से जैसे ये चीज तो पूछा है, percentage by mass has not been asked, it is given. Anyone having any answer? देखो ना इसको क्या दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को देखो तो ये चीज दी हुई है ना। How much is that? सर x क्या है? 3.2 ना, है ना। 3.2% सल्फर बाय मास। इज x गिवन? x दिया है क्या? सर वही तो पता करना है। नहीं दिया है ना, x नहीं पता करना है, x दिया भी नहीं और पता भी नहीं करना है। gm ओके, सो सल्फर के लिए a कितना है? 32 into 100 और m भी नहीं है पता। So if you try to calculate the molecular mass, एक अननोन अभी भी रह गया है ना। देखो जरा इसको उधर लेकर जाओगे, you will get 32 into 100 by 3.2 and that gives you 1000, x भी रह गया है ना, so that gives you 1000 x, है ना। But that is not the answer, क्योंकि उन्होंने मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा है, उन्होंने बोला मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। नाउ वी हैव मॉलिक्यूलर मास बट इट इज इन टर्म्स ऑफ x। x के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं? पॉसिबल वैल्यूज, कैन इट बी हाफ? 1 2 3 1 2 3 4 5, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं ना। सो व्हाट वी कैन राइट, पॉसिबल वैल्यूज और वैलिड वैल्यूज ऑफ x कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m क्या हो सकते हैं? 1000 2000 1000 2000 ऐसा चलेगा। 1000 के इंटीग्रल मल्टीपल्स चलेंगे, एंड सो ऑन। तो जब भी ऐसा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो दे आर आस्किंग यू द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या हो सकता है। तो व्हाट विल द आंसर? 1000. That is simply 1000. So whenever it is asked minimum molecular mass, that means they are asking you
the minimum possible or minimum valid value of molecular mass. So minimum molecular mass will become 1000. That will be the answer. Clear है? Okay ना? Any doubt? सर इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना जिसमें एक्स दिया हो. हाँ तो x दिया हुआ वाला, जैसे यूरिया का फॉर्मूला अपन को मालूम था ना, उसमें परसेंटेज बाय मास निकाला था ना. यस सर. या फिर एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें x पूछा था, हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन किया था, है ना? यस सर. ठीक है. रश्मि, what are you saying? सर पॉसिबल वैल्यू ऑफ m 1000 2000 कैसे डिटरमाइन किया उस? देखो ना, m इक्वल्स क्या है, 1000x है ना, और x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 रखते चले जाओ, है ना. यू विल बी गेटिंग 1000 2000 3000 एंड 4000 एंड सो ऑन. ठीक है, क्लियर ना? चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा वेरी करवा देता हूं मैं इसको, थोड़ा सा ट्रिकी बना देता हूं. दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे. अ कंपाउंड contains 40% carbon and 20/3% hydrogen by mass. Calculate minimum molecular mass of compound. और एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं. एटॉमिक मास अगर चाहिए तो कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है. स्लाइटली ट्रिकी है. फिर इसके बाद क्या लिखा 20/3% के बाद? Which one? 20/3% के hydrogen by mass. Okay. Calculate minimum. I'll dictate the complete question. A compound contains 40% carbon and 20/3% hydrogen by mass. Calculate minimum molecular mass of the compound. Atomic masses are given. Carbon के लिए 12 है, hydrogen के लिए 1 है. सर वो H पे क्या लिखा है 30 अपॉन क्या? 20/3. 20/3. अच्छा 20/3. सर 39/8 है क्या आंसर? No. सर 23.77. No. जैसा काम यहाँ किया था वैसा ही करेंगे, मिला जुला, बस एंड में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा इसमें. सो let the molecule of compound have A atoms of carbon and B atoms of hydrogen. ठीक है, ऐसा मान लिया. तो कार्बन के लिए जैसा कैलकुलेशन यहाँ किया तो वैसे ही करेंगे. फॉर कार्बन वी कैन राइट द परसेंटेज बाय मास इज 40. तो 40 विल बी इक्वल टू A इंटू 12 इंटू 100 बाय M. लिख सकते हैं ना? इज इट ओके? किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस पार्ट? चलो, सो 26.6 नहीं, एक भी आंसर इसमें से अभी तक राइट नहीं है. ओके, सो इफ यू सी, इसके हिसाब से m जो आ रहा है दैट इज 30A आ रहा है. 30A है ना? नाउ दूसरी चीज करते हैं. फॉर हाइड्रोजन विल डू द सेम कैलकुलेशन. So that is 20/3 will be equal to B into 1 into 100 by M. And that gives you M will be 15B, है ना?
इज इट ओके? हाँ, लेकिन आतिफ तुमने जो बोला है वो दो अलग अलग चीजें हैं. इट इज जस्ट आस्किंग यू कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड. सो यू हैव टू रिपोर्ट वन वैल्यू. इट हैज टू बी वन वैल्यू. नाउ अभी कैसे करना है? तो हम लोग अब जानते हैं कि ए बी दोनों के वैल्यूज पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकते हैं ना. सो दैट्स व्हाई m के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन. व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल बी अलाउड बाय कार्बन? 30, 60, 90, 30, 60, 90, 120 ये सब चलेंगे ना. 30 के मल्टीपल जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, 1000 के मल्टीपल्स चलाए थे हमने, वैसे 30 के मल्टीपल्स यहाँ चलेंगे. और यहाँ ये क्या क्या अलाउ करेगा? हाइड्रोजन 15, 30, 30, 45. and so on. ये सब चलेंगे. Now the value which is acceptable to both are 30, 60, 90. ये इसको भी acceptable है ना? Is it okay? Clear है? These values are acceptable to hydrogen also, but 15 or 45, these things are not acceptable to carbon. Is it okay? Clear है जो मैंने बोला अभी तक? Okay, चलो. So now अगर मैं दोनों के हिसाब से देखूं तो एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ m आर 30, 60, 90, 120 ये सब एक्सेप्टेबल है ना. These are acceptable values. So उनमें से मिनिमम कौन सा है? 30. 30. So that's why if it is asking minimum molecular mass, that will be simply 30. ठीक है, that will be the answer. और अगर ध्यान से देखो तो तुमने क्या किया है एक्चुअली? You have taken the LCM of 30 and 15 है ना. क्या कर रहे हैं? 30 के मल्टीपल्स यहाँ लिखे, 15 के मल्टीपल्स यहाँ लिखे, फिर कॉमन मल्टीपल ढूंढे है ना, और उसमें से लीस्ट वैल्यू रिपोर्ट कर दिया ना. सो whenever it is asked, it will be equal to, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए LCM ऑफ, यहाँ अगर 30 आया है तो 30 एंड यहाँ अगर 15 आया है तो 15 एंड दैट इज इक्वल टू 30. क्लियर पॉइंट? एनी डाउट? मान लो इधर आता 28A एंड इधर आता 42B, फिर क्या रिपोर्ट करते बताओ? ऐसा कुछ आ जाता, व्हाट टू रिपोर्ट? एनीवन? मान लो ये तो एक सिचुएशन दे दिया जिसमें 15 का मल्टीपल 30 खुद भी है, तो दैट्स व्हाई यू हैव गॉट द 84 आया. कितना? 84. So you have to just take the LCM of these numbers, है ना? That's a simple thing. क्लियर है ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास सब लोगों को? अब एक का दे, दो का दे, तीन का दे, क्या करना है? एक में तो सिंगल डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, दो या तीन का दे तो you have to टेक द LCM ऑफ these numbers जो A, B, C इन सब के साथ आने वाले हैं ना. और दैट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना. उनके मल्टीपल्स ढूंढ लेने, उनमें से कॉमन ढूंढ लेना और उसमें से लीस्ट वैल्यू रिपोर्ट कर देना है. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ अब इसी में से अगर मैं तुमको बचा हुआ, देखो ये दोनों मिलकर 100 नहीं हो रहे हैं ना. We don't have the percentage का summation as 100. That means कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ चीजें नहीं होंगी है ना. That we don't know, है ना. क्लियर है पॉइंट? We don't know कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें क्या था. If we know that composition also, we can in fact find out the molecular formula of the compound. ठीक है? So उसमें एक हेल्प मिलेगी. There is something called empirical formula. किसी को पता है क्या empirical formula क्या है? Anyone? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? वर्षा बताओ. So PV is equals to nRT. नहीं, वो तो आइडियल गैस इक्वेशन है. No sir. आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला. PV फॉर्मूला का लीस्ट पॉसिबल. ओके, उसको दूसरे लैंग्वेज में बोलता हूं मैं.
it will be a formula containing all the constituent atoms in their simplest integral ratio, है ना? ठीक है, चलो तो इसको हम लोग उसी टॉपिक पे जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, दैट इज empirical formula and molecular formula. तो इस सेक्शन में क्या देखने वाले हैं कि if we know the percentage composition in terms of all the given elements, then we can with one extra information we can derive the molecular formula, and without that extra information we can get the empirical formula. ठीक है, सो अगर मान लो तुमको सारे एटम्स का परसेंटेज बाय मास दिया हुआ रहे किसी कंपाउंड का, एंड इट इज आस्किंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला, वी कैन डिसाइड दैट. ठीक है, तो कैसे करते हैं, आई जस्ट गिव यू वन क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे, लेकिन पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं. एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड has its constituent elements in their simplest integral molar ratio. जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ कंपाउंड्स लेंगे हम लोग, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे और एक रिलेशन भी सीखेंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन आता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं. देन विल सी मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब मॉलिक्यूलर मास, एंड देन विल सी एम्पिरिकल वेट कितना है, और ये ऑब्जर्व करेंगे इनका रिलेशन क्या है. ठीक है, सो इफ यू सी, जैसे मैं पहला देता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज HCHO, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल होता है. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग अगर इकट्ठा करके लिखे तो वी कैन राइट CH2. What will be its empirical formula? Anyone? Same होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 1 है, तो इससे सिंपलेस्ट हो ही नहीं सकता. That's why it will remain CH2O. अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 12 + 2 + 16 है ना, so that is 30. Is it okay? सब लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था, एटॉमिक मासेस को टोटल जोड़ दो, ऐड कर दो, you'll be getting the molecular weight. So that is 30. तो चूंकि empirical formula same है, तो this is also 30. Now, कंपाउंड कौन सा है, पहला कंपाउंड कौन सा है? this is called formaldehyde. ठीक है, ये सब सीखेंगे आगे, ऑर्गेनिक वगैरह में आएगा, वहां पर सीखोगे ये सब. There is another compound that is called acetic acid. इसका फॉर्मूला किसी को पता है? CH3COOH. CH3COH, very good. So this is CH3COOH. ये एसिटिक एसिड का भी अगर हम लोग देखें तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, C2H4 and O2, है ना. What will be the empirical formula? CH2. 2CHO 2CH2O. 2 कॉमन लेके हटा देना है, उसको रखना नहीं है. ठीक है, देखो सब में 2 एज अ फैक्टर दिख रहा है, तो 2 से कैंसिल आउट कर देना है. इट विल बी सिंपली CH2O. ठीक है, एंड देन इफ यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, यहां से देखो 12 into 2 plus 1 into 4 plus 16 into 2, इफ यू डू दैट यू विल गेट 60. और इसका तो हम लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर सेम रहा है तो यहाँ भी एम्पिरिकल वेट भी 30 रहेगा. एक और कंपाउंड बताता हूं, that is glucose. इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा ही लिखा हुआ है जैसा वहां दिख रहा है.
व्हाट विल द एम्पिरिकल फॉर्मूला? C2 CH2 है ना. सो एक लर्निंग यहां से ये मिलती है कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला आल्सो, है ना. हो सकता है कंपाउंड अलग अलग हो तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होने के बाद भी हो सकता है उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम रहे. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मैं सारे एटम्स का अगर परसेंटेज बाय मास दे दूं तो तुम एम्पिरिकल फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हो, बट in order to get the molecular formula you will need one extra information that will be the molecular weight. ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे इसको? यहाँ भी देखो, अगर तुम molecular weight कैलकुलेट करोगे you'll be getting 180. ठीक है, इसको 6 into 12, 12 into 1, 6 into 16 करके ऐड करोगे you'll get 180. Then I am repeating it again. Okay, so मैंने क्या बोला? There are some compounds जिनके लिए हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल के देखा, एंड देन वी रियलाइज दैट ये सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, बट वी आर गेटिंग सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो यहाँ जो नंबर्स दिख रहे हैं इनका सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो ले लेना है. ठीक है, तो कोई चीज अगर कॉमन आ रही है तो उसको कैंसिल आउट कर दो. जैसे यहाँ 2 4 2 सब में 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो बच के गया यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. सो दैट्स व्हाई 1 2 1 ऐसा जब लिख दिया तो इसको इस कंपाउंड का हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं. इज इट ओके तन्मय? इज इट ओके? यस सर. चलो, अब यहाँ पे देखा हम लोगों ने, और दूसरी चीज जो मैंने बताई, इट इज पॉसिबल टू हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना. सर. हाँ जी सर मींस कोई भी कंपाउंड दिया उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वही आएगा CH2. नहीं ना, मैं दूसरा कंपाउंड दे देता हूं तुमको, C12H22O11. इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सेम सर, ये शुगर का फॉर्मूला है ना. हाँ, ये शुगर या केन Same ही का होगा. फॉर्मूला है, तो यही रह जाएगा. ये तो कोई डिफरेंट आ गया ना, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट हो सकता है. आई हैव गिवन यू सच एग्जांपल जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है. इट डजंट मीन दैट कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड, NaCl का क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला? वही रहेगा. NaCl रह जाएगा. NaCl. वहां तो कार्बन हाइड्रोजन है भी नहीं, है ना. तो डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट भी हो सकता है, बट आई एम सेइंग कि सेम भी हो सकता है. ऐसे कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं which will have different molecular formula but same empirical formula. ठीक है? Is it okay? Yes sir. Okay. So now अब यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिए, जानबूझकर मैंने तुम्हारे सामने ऐसे एग्जांपल दिए जिसमें इस तरह का केस आया जिनके एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम. अब यहाँ ध्यान से देखो, इनमें ये फैक्टर क्या है? हाउ मच टाइम्स इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एम्पिरिकल वेट. तो इसमें into 1 करने से we are getting 30 again. यहां कितना करना होगा? 2 2 एंड यहां पे 3 into ध्यान से 6. 6 ना. सो अब यहां भी ध्यान से देखो, क्या अगर मैं इसका into 1 कर दूं तो ये मिलता है, इसका अगर into 2 कर दूं तो ये मिलता है, और इसका अगर into 6 कर दूं तो ये मिलता है ना. इज इट ओके? सर क्लियरिटी नहीं आ रही है. वो थोड़ा सा ये लाइट का इफेक्ट वो रिफ्लेक्ट वगैरह कर रहा है. अभी दिख रहा होगा ना? इज इट ओके ना? थोड़ा ब्लर आ रहा है हर चीज. नेट का इशू हो सकता है, या तो तुम्हारा या तो मेरा. अगर सब लोगों को ब्लर आ रहा है तो मेरा इशू हो सकता है, या फिर सबको ब्लर आ रहा है क्या? यस सर. क्लियर सर. यस सर. थोड़ा वेट कर लेते हैं ना. यस सर. सब बीच बीच में होता है. अच्छा, बीच बीच में वही नेट का इशू है, उसमें अपना तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, कुछ कर नहीं सकते उसका. मैंने 200 Mbps करवा दिया है, फिर भी वही हाल है. अभी मेरे को 1 Gbps जाना होगा. अभी ठीक है, अभी ठीक है. अभी ठीक है ना. चलो ओके. तो वही नेट का आगे पीछे होता रहता है, और कंजम्पशन अभी काफी ज्यादा होता है, तो वो बोलते हैं कि सर स्पीड बढ़ा भी लोगे तो सेम ही रह जाएगा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है. ओके, सो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग कि यहां से एक कहानी समझ में ये आ रही है कि एम्पिरिकल वेट इनटू व्हाटएवर नंबर वी आर डूइंग टू गेट द मॉलिक्यूलर वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी उतने ही से मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सिंपली है ना.
इज इट ओके? तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि एम्पेरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट का क्या रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में, तो हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, ठीक है? सो व्हाट आई एम सेइंग, यहां से रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं हम लोग, दैट इफ मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट is equal to n, then molecular formula, mf लिख रहा हूं मैं उसको, that means molecular formula will be empirical formula का n times. Is it okay? Clear है सब लोगों को? Any doubt? चलो इसको नोट कर जाओ फटाफट। जो मैंने लिंक शेयर किया वो तो क्लियरली विजिबल था ना? नहीं सर, विजिबल तो नहीं था, पर हम लोग सबकी बात What happened? कैमरा क्वालिटी कम है शायद, इसलिए वो ब्लर हो ये रहा तो है। लैपटॉप से चल रहा है इसलिए थोड़ा कम है। मैं थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा देता हूँ, है ना, तो वहां चलता है। चलो डन हो गया, हो जाए तो बता देना। डन सर। ओके, बाकी लोगों का हो गया? सर हाँ जी, सर जो शुगर कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आएगा ना? शुगर के लिए ना, हाँ, क्योंकि यहाँ 11 आ गया ना, दैट इज अ प्राइम नंबर है ना, हाँ सर। तो इससे नीचे जा ही नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम रहता है। कोई भी प्राइम नंबर अगर आ गया है फॉर्मूला में तो फिर उसके बाद उससे नीचे वो जा नहीं सकता है ना। चलो ओके, सो अब देखते हैं कि इसमें अगर क्वेश्चंस दिए जाए तो कैसे हैंडल करने हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। मैं दो मेथड बताऊंगा। अगर तुम्हारे पास किसी कंपाउंड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, देन दोनों मेथड में से कोई भी चूज कर सकते हो। बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाए, 3 4 ऐसे दे दे, देन वी नीड टू हैव अ सेकंड मेथड विल बी बेटर देन द फर्स्ट वन। सो देखते हैं, दोनों मेथड में बता दूंगा, वट एवर मेथड यू वांट टू फॉलो यू कैन फॉलो, ठीक है? सो क्वेश्चन के फॉर्म में ही बताता हूं मैं। मान लो इफ यू हैव बीन गिवन इफ हाइड्रोकार्बन having या फिर has 92.3% carbon by mass and its molecular mass or molecular weight is 78, then find out its molecular formula। इसको ट्राई करोगे? जो मैंने परसेंटेज बाय मास वाला फॉर्मूला दिया ना, उससे भी हो सकता है। दैट इज फर्स्ट मेथड, दैट इज आवर फर्स्ट मेथड। I'll repeat this question. If a hydrocarbon has 92.3% carbon by mass and its molecular mass is 78, then find out its molecular formula. सर समथिंग आएगा ना? Which one? C6 बाद में एक और एलिमेंट एक और C6 element क्या रहेगा? सर वो नहीं आ रहा हमको। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहीं छुपा हुआ है। C6 और बाद में हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन है ना? हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और कार्बन का परसेंटेज दे दिया तो हाइड्रोजन का अपने आप निकल आएगा ना? अच्छा मैं देखा नहीं, सॉरी सॉरी। ओके, ध्यान से, ये सब यही सब छोटे छोटे वर्ड्स है ना जो ट्रिक लेकर आते हैं। हाउ मच? चलो ठीक है, मैं पहला मेथड जो हम लोगों ने यूज किया उसी को देखते हैं। मेथड 1। So let the molecule has a number of a carbon atoms
and B hydrogen atom. और भी जस्ट एक कैलकुलेशन किया होता है ना, फॉर कार्बन we can write this 92.3 will be equal to A into 12 into 100 by 78. So यहां से A निकाल सकते हैं, very close to 6 आ जाएगा, ठीक है। And for hydrogen दो मेथड है, या तो यहां से ये पता चल गया तो फिर H का अपने आप निकल आएगा कितने आने चाहिए ताकि पूरा मॉलिक्यूलर वेट 78 है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, 100 minus 92.3 that should be equal to B into 1 into 100 by 78. यहां से कैलकुलेट करोगे B भी अप्रोक्सीमेटली 6 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर अलाउड है क्योंकि परसेंटेज बाय मास भी जो दिए जाते हैं 2000 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि वो डेसिमल में काफी डिजिट्स तक जा सकते हैं जिनको अप्रोक्सीमेट करके दिया जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आवर अप्रोक्सीमेशन इज आल्सो वैलिड, ठीक है। तो यहां से पता चल गया डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6। सर वही है। क्लियर है ना? एनी डाउट? दिस इज फर्स्ट मेथड जिसमें एक थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का कैलकुलेशन दिख रहा है ना, दिस मच इनटू दिस मच डिवाइडेड बाय 1200 करना होगा। सो दिस मेथड इज शॉर्टर बट विल हैव slightly difficult calculation. I'll tell you another method which will be slightly longer but it will have easier calculation. So it's your choice. हम ये मेथड यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, है ना। नहीं मतलब आपने वो नया फॉर्मूला हम लोग से इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं पूछ रही हूँ कि हर सम में ऐसे यूज कर सकते हैं हम ये वाला? ये जो फॉर्मूला यूज किया है, हाँ हाँ कर सकते हैं ना। परसेंटेज बाय मास के लिए फॉर्मूला है ना, और वो बेसिक्स पे डिपेंडेंट है, बेसिक्स से आया है वो फॉर्मूला, ठीक है। ओके, नाउ ये था फर्स्ट मेथड। क्लियर है सब लोगों को ये मेथड? एनी डाउट? चलो सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं विच विल बी मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार तुमको क्वेश्चन में दिखेंगे भी तो दो से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे, तो सेकंड विल बी इजियर वन क्योंकि उसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं रहता है। यहाँ देखो दो डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने पड़े, दो बार कैलकुलेशन करने पड़े। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, दूसरा मेथड क्या है, एक टेबल बनाते हैं। तो एलिमेंट और उसके साथ परसेंटेज बाय मास। अभी क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज बाय मास में एलिमेंट के एटॉमिक मास से, एटॉमिक वेट जिसको बोल देता हूं मैं, उससे डिवाइड कर देना है। और वो जो नंबर आए, अगर वो उसको मैं कुछ भी ऐसा मान लो मैं x बोलता हूं, तो यहां पे सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो निकाल लेना है, रेशियो ऑफ x, ठीक है। दैट मच वी हैव टू डू। तो क्योंकि दो ही एलिमेंट है, पहला कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन 92.3% है, तो बचा हुआ 7.7% जो होगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। नाउ क्या करना है, इसमें 92.3 में कार्बन के एटॉमिक मास दैट इज 12 से डिवाइड कर देना है। इफ यू सी यू विल बी गेटिंग 7 पॉइंट, बच गया 8 और 3, सो 69 जैसा कुछ आएगा। अप्रोक्सीमेटली तुम बोल सकते हो इसको कि 7.7 जैसा है, और यहाँ पर 7.7 में 1 से डिवाइड करोगे तो यू आर गेटिंग 7.7। इफ यू टेक दैट, देखो ऑलमोस्ट बराबर ही है ना। तो 7 पॉइंट जैसा मैंने बताया, इसमें मेथड में अप्रोक्सीमेशन अलाउड है, तो 6.7.69 को 7.7 जैसा ले सकते हैं। तो इसका जो सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो है वो आ गया 1:1। इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? मेथड क्लियर है अभी तक? एनी डाउट? चलो ठीक है, फिर अगर इतना आ चुका है तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो रेशियो है दैट गिव्स यू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा C1H1, तो उसको सिंपली CH लिख देंगे, ठीक है। 1 को लिखते नहीं हम लोग। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH। नाउ अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया तो एम्पिरिकल वेट निकाल सकते हैं ना। कितना हो जाएगा बताओ? 13।
13, 12 plus 1 सिंपल है ना, so 12 plus 1 that is 13, और मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलरेडी नोन, 78 दिया होता है ना, हाँ, सो वो n का वैल्यू जो निकालते थे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट, वो कितना आ गया 78 by 13 है ना, so that is 6. So that's why if you have to report molecular formula, क्या लिखेंगे, CH empirical formula का 6 times, and that will be C6H6. Clear point? Is it okay? सर माय स्क्रीन गॉट लैग, तो आप EF से बता सकते हो, 1:1 तक समझ में आ गया कैसे आया 1:1? 1:1 तक समझ में आ गया। यस सर। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि 1:1 गिव्स यू द एम्पिरिकल फॉर्मूला, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी C1H1, ठीक है। अगर 1:2 आता तो क्या लिखते, CH2 लिख देते, ठीक है। राइट नाउ एज वी आर गेटिंग 1:1, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग C1H1, ठीक है ना। अगर 2 आता तो C2H2 होता। हाँ, अगर 1:2 होता तो क्या लिखते, C1H2। C1H2, दैट मींस CH2 है ना। अगर 2:1 आता तो हम लोग लिखते C2H, ठीक है, सिंपल। नाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला CH आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, यहां से एम्पिरिकल वेट निकाल सकते हैं, सिंपली जैसे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते थे वैसा एम्पिरिकल वेट एम्पिरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 12 into 1 plus 1 into 1 that is 13, ठीक है। Now question is giving you molecular mass, तो molecular weight is 78, empirical weight is 13, तो molecular weight by empirical weight जितना आता था उसी उतना ही टाइम्स तो empirical formula का हम लोग molecular formula को लिख देते थे, है ना। यस सर। हाँ, so that's why molecular weight is 78, empirical weight is 13, 78 by 13 is 6, है ना। And that's why molecular formula will be 6 times of empirical formula. Empirical formula is CH, उसका 6 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, C6H6. Clear? ओके सर, या। So that's the answer. चलो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, इसको नोट कर जाओ, किसी को डाउट है तो पूछ लोगे, पूछने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बी वेरी फ्रैंक while asking your doubts. Any doubt? सर सर हाँ मैम, अमन you are asking something? सर हमें इसमें Voice is not clear, अमन। सर अभी आ रही है। सर हमें इसमें मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं ना, एक चीज देखे दूसरी चीज। हाँ, वो तो डायरेक्टली हम लोग पता कर सकते हैं, वो तो बहुत सिंपल पार्ट हो गया ना। अब जैसे पिछला मेथड जो था उसमें डायरेक्टली हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया है ना। यस सर। तो वहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ देता तो हम लोग CH बोल देते हैं फिर, है ना। C6H6 ऑलरेडी निकाला हुआ था, ठीक है। ओके सर। तो हम लोग सबका एटॉमिक वेट याद करना होगा ना। नॉर्मली IIT गिव्स यू, बट माय सजेशन इज पहला 4 रो जो दिखता है ना पीरियोडिक टेबल में, उसका याद रखो तो बेटर है, ओके। है ना। फर्स्ट 4 रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का रहेगा, but I'll give you 3 elements. So write down a compound on analysis is found to have following composition by mass. Carbon is, let me confirm it, I think 54.55 जैसा होना चाहिए। This is 54.55%. Hydrogen
is 9.09% and rest is oxygen. ठीक है? If the molecular mass सब same है of compound is मान लो 88 है 88, then find its molecular formula. बताओ जरा। और एटॉमिक मास अगर चाहिए तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। एटॉमिक वेट अगर चाहिए कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। ओके, एक आंसर आया परशव का C4H8O2। आई वेट फॉर अदर आंसर्स। एनी आंसर? एक आया है अमन का है C5H9O2। We have two different answers. C3H6O9. This is the third answer. Ashad का आया है आदित्य C5H9O2. So we have three different answers by 4 people. C4H8O2 Ahmad. Okay. C4O1H8. Okay, Tanmay. Okay, let's see क्या आंसर्स आते हैं। तो सबसे पहली चीज की हमारे पास परसेंटेज बाय मास एक का मिसिंग है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि टोटल शुड बी 100 है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज 63.64। सो यहाँ 36 आ जाएगा एंड 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो नंबर्स आते थे C12H27O18, नहीं तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया। ओके, लेट्स सी। यहां से हम लोग क्या करेंगे एक बार। अच्छा, तुम लोग ये ध्यान से देखो, अभी तुम लोगों ने जितने आंसर किए हैं, हाउ टू वेरीफाई इट। एटलीस्ट मॉलिक्यूलर वेट तो आना चाहिए तुम्हारे फॉर्मूला के हिसाब से बराबर है ना। आर यू गेटिंग दैट मॉलिक्यूलर वेट व्हिच आई हैव रिपोर्टेड हियर? योर आंसर साहिल, जैसे देखो तुम्हारा C12 आ गया, 12 into 12 करोगे 144 तो यहीं पे आ गया। सो हाउ कैन इट बी राइट? ठीक है, वैसे ही तन्मय तुम्हारा देखो C4O1H8 जो लिख रहे हो उसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 48 plus 16, that is 54 plus 8, 72 आ गया। That was not the molecular weight given. तो जस्ट एटलीस्ट वेरीफाई और आंसर एटलीस्ट, है ना। जो आंसर आया है तुम्हारा, इसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही आना चाहिए ना जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जस्ट चेक दैट बाय योरसेल्फ एंड यू विल फाइंड द मिस्टेक। तो क्या करते थे इसमें हम लोग, इसमें 54.55 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे कार्बन के लिए। वैसा ही हाइड्रोजन के लिए 9.09 डिवाइडेड बाय 1 कर लेंगे, और ऑक्सीजन के लिए 36.36 बाय 16 कर लेंगे। इफ यू कैलकुलेट दिस, देखो ये कितना आ रहा है, अराउंड 4.54 जैसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। एंड वैसा ही मौसमी यू आर गेटिंग C4H7O1। तो अगेन इफ यू चेक 48 plus 16, 54 plus 7, 61, not the molecular weight given in the question, है ना, that is different। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पे, दिस इज कमिंग 9.09 एंड दिस इज कमिंग 2.27 जैसा कुछ आ रहा होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। बट ये देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये इंटीग्रल रेशियो लेना है, तो देखो इसका डबल ये दिख रहा है और इसके डबल से जरा सा ज्यादा ये दिख रहा है ना। सो दैट्स व्हाई इफ आई वांट टू टेक सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो, देन इट विल बी, इसको अगर 1 लिया तो यहां पे 2 आएगा और यहां पे 4 आ जाएगा ना। इज इट ओके?
चलो नाउ तो यहां से क्या पता चला, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज C2H4O1, तो O1 लिखते नहीं है, O लिख देने का मतलब है O1 है, ठीक है। सो यहां से हम लोग एम्पेरिकल वेट निकालेंगे। एम्पेरिकल वेट विल बी 12 into 2 plus 1 into 4 plus 16 into 1. If you calculate it, 24 plus 4 plus 16, तो 44 आ गया। और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है ऑलरेडी, मॉलिक्यूलर वेट इज 88 दिया हुआ है ना, इट वाज 88 ना, कितना दिया था, 88 ना, कंफर्म नहीं? yes sir yes sir सो यहां से समझ में आया कि इफ यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट, we are getting 88 by 44 and that is 2. So that's why molecular formula will be n times of empirical formula, that means 2 times. So that will be C2H4O का double, that is C4H8O2 and that is the right answer. काफी लोगों का आया था आंसर, जिनका नहीं आया था जरा अपने मिस्टेक्स चेक करो और डिस्कस करो उसको, है ना। Whenever you are having some mistake, देखो कि कहाँ, अगर मिस्टेक नहीं पकड़ पा रहे तो देखो उसको, चेक करो कौन से स्टेप में गड़बड़ हुआ है। Definitely there was some mistake, है ना, that's why you are not getting the right answer. yes sir, रेशियो गलत निकला था। यस सर, रेशियो में प्रॉब्लम हुआ। Okay, तो उसका एक दूसरा मेथड क्या है पता है, रेशियो के लिए जो सबसे छोटा दिखे ना उससे सबको डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या करने का है, इसमें जो सबसे छोटा दिखे उससे सबको डिवाइड कर दो। तो यहां देखो, यहां तो 1 आएगा जो सबसे छोटा है, यहां पर देखो अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। इवन इफ यू आर गेटिंग 1.99, 1.98, 2.01 तो भी उसको 2 लिख देने का है, ठीक है। और यहां पे देखो, यहां पर अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो क्या है, ठीक है। डन। चलो, तो ये एक सेक्शन था जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिटर्मिनेशन की बात है। इसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी देखोगे, मॉड्यूल में लिखा रहेगा, इसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, इन विच यू डिसाइड फर्स्ट की व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इनसाइड अ गिवन कंपाउंड, और उसकी बेसिस पर यू ट्राई टू डिराइव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। सो दैट्स वन सेक्शन। इसके अलावा एक सेक्शन है जिसकी डिटेलिंग तो वैसे हम लोग गैसियस स्टेट में करते हैं, बट यहाँ पे उसका एक पार्ट कहीं कहीं यूज हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में यूज किया हुआ रहेगा। किसी ने आज नाम लिया भी था उसका, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। अभी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन सिंपल सा है, PV इक्वल्स nRT, ठीक है। किसी ने सुना है ये आइडियल इक्वेशन, गैस इक्वेशन? Yes, sir. What is T there? Any idea? Temperature. Temperature in what unit? Because unit will be important here. Kel- It will be in Kelvin, not Kelvin. degree C, not degree F. तो तुमको जितने भी फॉर्मूलाज मिलेंगे आज के बाद केमिस्ट्री में, जहां पर कैपिटल T इज टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर हैज टू बी इन केल्विन, ठीक है, जितने भी फॉर्मूला मिलेंगे, ओके। सो दिस थिंग इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर डिग्री सी में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट यू कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लो 0 डिग्री सी, तो केल्विन कितना, 273 के 273, तो जितना भी नंबर डिग्री सी में रहे उसमें 273 ऐड कर देने का है, ठीक है। तो 27 डिग्री सी कितना केल्विन होगा, 27 डिग्री सी 300 केल्विन, यस। तो 27 प्लस 273 कर देने का, तो 300 आ जाएगा। दिस थिंग इज अ कांस्टेंट, इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है बाद में बताऊंगा, इट विल डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसलिए इसका वैल्यू मैं बाद में बताऊंगा।
दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। कितने मोल लिए तुमने, 1 लिए, 2 लिए, कितने लिए, उसके अकॉर्डिंग ये मोल्स। V इज वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। एंड दिस वन इज P क्या होगा? प्रेशर Pressure exerted. exerted by gas। ठीक है, सो दैट्स अ सिंपल इक्वेशन। अब इसमें जैसा मैंने बताया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको कैपिटल आर कह रहे हैं उसके डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। यू हैव टू चूज इट केयरफुली एंड इट विल बी अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ टी एंड वी, क्योंकि एन तो मोल्स है, वो यूनिटलेस होता है। टेम्परेचर जो केल्विन में ही लेना है, दैट इज अ फिक्स्ड पार्ट। तो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि व्हाट यूनिट यू आर चूजिंग। सो एफ या फिर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? प्रेशर की यूनिट क्या होती है एसआई में? यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों सेम ही है, ठीक है। सो ये पास्कल होता है। यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? मीटर वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब है ना, क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ऐसा यूनिट। सो मीटर क्यूब। अगर तुमने ये लिए हैं तो आर का जो वैल्यू आता है दैट इज 8.314, ठीक है। 25/3 से जरा सा कम, 25/3 8.33 आएगा। ये देखो जरा सा कम है, तो कभी कभी यूज कर लिया जाता है 25/3 जैसा, बट दिस इज स्लाइटली लेस देन 25/3। सो दैट्स वन। दूसरा है इफ प्रेशर इज इन ATM, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोलते हैं, तो ATM इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर एंड V is in liter, कैपिटल L सीधा लिख देता हूं। देन R का जो वैल्यू लेते हैं 0.0821, अप्रोक्सीमेटली 1/12 जैसा कर सकते हो, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, बट शॉर्टकट में 1/12 कहीं कहीं लिया हुआ रहेगा। नोट कर जाओ इसको पहले, फिर डिटेलिंग करते हैं इसकी। सब PATM में है तो वॉल्यूम किसमें होगा? क्या क्या? वॉल्यूम लीटर में लिया है। PATM में है। P इज इन ATM, वॉल्यूम इज इन लीटर, ठीक है। दीज आर प्रैक्टिकल यूनिट है ना, इसमें ज्यादा लोग यूज करते हैं। ओके, सो इसको कैसे यूज करेंगे? इफ आई गिव यू द कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड इफ आई गिव यू द मोल्स, आर तो फिक्स है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। सो नाउ देयर आर 3 कंडीशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए नाम आते हैं। सो important conditions। असद जरा म्यूट कर लो अपना, है ना। सो पहला कंडीशन है प्रेशर इक्वल्स 1 ATM एंड टेम्परेचर इक्वल्स 0 डिग्री C। 0 डिग्री C is nothing but 273 केल्विन। ये जो कंडीशन है, अगेन यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आती है। ये जो कंडीशन है, इसलिए मैं हिस्टोरिकल ये बता दूंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या कंट्रोवर्सी है। दिस वाज अर्लियर कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और STP 80s तक, ठीक है। 80s के बाद ये कहानी चेंज हुई और STP में प्रेशर को 1 बार कहा गया। बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये चेंज कर दिया गया
बट आईआईटी ने हिस्टोरिकली जब भी पूछा है एसटीपी, दे हैव स्टिल यूज्ड P equals 1 ATM. तो अपन लोग अगर if you go by the actual thing, this is not STP, this is now called SATP, standard ambient temperature and pressure, या फिर this is also called NTP, normal temperature and pressure. ठीक है, तो this condition, ये जो set of condition है, this is called standard ambient temperature and pressure. ठीक है, TNP लिख रहा हूं, that means temperature and pressure. ठीक है, सो इसी को हम लोग SATP बोलते हैं, और this is also called normal temperature and pressure, so that can also be called NTP. ठीक है, but this is still called STP by IIT. IIT ने आज तक जितने क्वेश्चंस दिए हैं उनमें उन्होंने इसको STP बोल के रखा है, दैट मींस STP पे ही 22.4. तो तुम्हारे मॉड्यूल में दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे. नॉर्मली देखो कई जगह पर STP लिख के भी दे आर यूजिंग दिस कंडीशन, विच इज नॉट ट्रू एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाएगा. बार और ATM जो है दो जरा सा अलग होते हैं. 1 ATM इज 1.013 बार, तो एग्जैक्टली सेम नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली, तो जरा सा कैलकुलेशन में फर्क हो जाता है. ठीक है, सो दैट्स बाय IIT. तो अपन लोग थोड़े से स्मार्ट वर्क करेंगे, देखेंगे 22 आगे जो कैलकुलेशन में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यू विल बी गेटिंग जस्ट वन ऑप्शन, है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दैट्स वन थिंग. दिस इज एक्चुअल थिंग. Actual we should call it SATP or NTP. ठीक है, but still IIT is calling it STP. Actual STP क्या होता है, तो वहां पे टेम्परेचर जो होगा वो तो 0 डिग्री सी रहेगा और 273 केल्विन, बट प्रेशर जो होगा वो 1 बार होता है. ठीक है, सो दिस कंडीशन इज एक्चुअली कॉल्ड, ये एक्चुअल है, कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मींस STP ये है एक्चुअली. ठीक है, एक तीसरा कंडीशन होता है जिसमें टेम्परेचर थोड़ा चेंज कर देते हैं, 25 डिग्री सी. दिस इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर नॉर्मल. भले अपना रूम टेम्परेचर अलग रहे, बट स्टैंडर्ड इफ दे आर यूजिंग रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मींस दे आर सेइंग टेम्परेचर इज दिस मच 25 डिग्री सी एंड प्रेशर इज 1 ATM. दिस इज कॉल्ड room temperature and pressure, that means RTP. Sir, हाँ जी, so can you explain last condition because my video got lagged. लास्ट कंडीशन इज टेम्परेचर इज 25 डिग्री सी और 298 केल्विन हो जाएगा ना, प्लस 273 करके देखो, यू विल बी गेटिंग 298 केल्विन एंड प्रेशर इज स्टिल 180. सो दिस थिंग इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. शॉर्ट में इसको लिखते हैं RTP. R रूम, T टेम्परेचर, P प्रेशर. ठीक है, ओके ना? Yes sir. ओके, नोट कर जाओ इसको. एक दो कैलकुलेशन करके देखेंगे. सर हाँ जी, वन टेम्परेचर कितना केल्विन होता है? 1 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस कितना? चलो ठीक है, लिख देता हूं मैं. टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सी प्लस 273. अच्छा सर, बस प्लस करना रहता है. प्लस 273 ऐड कर देना. एक्चुअल होता है 273.15 होता है, लेकिन उतना इग्नोर कर लेते हैं. ठीक है सर. चलो डन. नाउ इफ आई आस्क यू कि इन कंडीशंस में 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होगा. वी आर नोइंग प्रेशर, वी आर नोइंग टेम्परेचर, वी आर नोइंग द वैल्यू ऑफ R, तो वी कैन कैलकुलेट द V ना. V के अलावा बाकी सब पता रहेगा ना. देखते हैं एक करके क्वेश्चन. सो if I ask you calculate
वॉल्यूम ऑफ, और वॉल्यूम इन लीटर बताना है, ऑफ 1 मोल of an ideal gas at NTP, और इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी। मोलर लगा दे तो मतलब 1 मोल का, मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी। फिर से बोल रहा हूं, दिस इज द क्वेश्चन इज आस्किंग कैलकुलेट वॉल्यूम, लीटर में बताना है, ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब अभी हम लोगों ने कंडीशन देखा है, उसमें टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, और मोलर वॉल्यूम बोलने का मतलब 1 मोल, दैट मींस मोल्स दिया हुआ है 1 है। क्लियर? यस। सो हाउ टू सॉल्व इट? एनटीपी बोलने का मतलब क्या हो गया, प्रेशर 1 atm है ना, टेम्परेचर 0 डिग्री सी विच इज ऑल्सो 273 केल्विन, एंड देन मोल्स पता है, N1 ही पूछा है तो 1 लिख दिया। नाउ R का वैल्यू कितना लेंगे बताओ तुम लोग जरा। 0.0821 Why? because temperature is in atm, टेम्परेचर in नहीं, volume is in liter. प्रेशर इज इन Sorry, atm एंड pressure वॉल्यूम is इज in- इन लीटर, है ना। सो दैट्स व्हाई R का वैल्यू यहाँ पे 0.0821 लेना है, क्योंकि प्रेशर हम लोगों ने एटीएम में लिया और वॉल्यूम जो निकालने वाले वो लीटर में निकालने वाले हैं ना। ठीक है, सो इतना आ जाएगा। अब इसके हिसाब से V कैलकुलेट कर सकते हैं। V क्या आ गया, nRT by P, N is 1, R is 0.0821, T is 273 divided by 1, है ना। ये सिंपली इस दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। इफ यू कैलकुलेट दैट अप्रोक्सीमेटली, ये लीटर में आएगा तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी कमिंग 22.4 लीटर। तो बोलते हैं मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी इज 22.4 लीटर। यहीं पर n का वैल्यू 2 लिख देते तो डबल वॉल्यूम आता ना, है ना। तो n जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना ज्यादा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वील हैव अनदर फॉर्मूला। तो यहां से क्या समझ में आया, वी कैन राइट मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस at NTP is 22.4 लीटर। हाँ ठीक है, वो 22.41 जैसा जा रहा है, दैट्स राइट अमन। उसी को शॉर्ट में हम लोग, क्योंकि हर जगह यही यूज होगा, आगे के डिजिट भूल जाते हैं लोग। ठीक है, सो 22.4 लीटर अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसी को कैरी करते हैं। ठीक है, बट योर आंसर इज राइट। और एक और चीज इससे समझ में आती है कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट, मान लो 2 मोल का पूछा तो डबल कर देंगे। सो वी कैन ऑल्सो राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो ठीक है, फिर एक और चीज आ जाती है। मान लो वॉल्यूम पूछा और मोल्स ज्यादा या कम कर दिए, चेंज कर दिया, मोल 1 नहीं रखा, तो ये बची हुई चीज तो अभी भी उतनी है ना, उसमें n से मल्टीप्लाई कर देना है। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस सैंपल will be equal to number of moles of molecules। अच्छा, ये at NTP अगर पूछा है, अब जैसा मैंने बताया IIT इसी कंडीशन को STP भी बोलता है, तो वही सेम रख देंगे। That will be this much into 22.4 लीटर। सो 1 मोल का पूछा था 22.4 लीटर, 2 मोल का पूछेगा तो डबल 44.8 लीटर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सर ये आइडियल गैस क्या होता क्या क्या क्या? है? आइडियल गैस आइडियल गैस का मतलब, ये हम लोग पूरा एक चैप्टर है गैसेस स्टेट, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बट नॉर्मली जो प्रैक्टिकली हम लोगों के पास गैस होते हैं
उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है दो मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। दूसरा होता है कि वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम खुद भी ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं ना, गैसेस छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को जब हम अज्यूम करते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर जीरो एंड दे आर नॉट हैविंग एनी अट्रैक्टिव फोर्सेस, देन वी कॉल दैट गैस एज आइडियल गैस। तो आइडियल गैस एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल गैसेज आर रियल गैसेज, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों चीजों को इग्नोर किया जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो इस इक्वेशन को फॉलो करने लगेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइडियल गैस, ठीक है। बट ये कहानी पूरी डिटेल में गैस स्टेट में पढ़ने वाले हैं। अभी तुम्हारे लिए जो भी गैस है सबको आइडियल गैस मान के चलना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू सेग्रीगेट कि ये वाला आइडियल पिक करना है, ये वाला रियल पे करना है। अभी जो भी गैस आए तुम्हारे सामने यही फॉर्मूला है, इसी को यूज करना है। रियल गैस एक अलग से सेक्शन पढ़ाया जाएगा तुमको गैस स्टेट, फिर वहां जानेंगे हम लोग कि अगर रियल गैस की बात हो रही है तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अप टू दैट पॉइंट व्हाटएवर इज कमिंग, व्हाटएवर गैस इज कमिंग, विल कंसीडर दैट, यू विल अज्यूम दैट टू बी आइडियल गैस, ठीक है। हाँ जी, यस, आरटी का वैल्यू 22.4 विल बी एट एनटीपीएस, राइट। और वही वैल्यू अगर आरटीपी पे पूछ ले तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 24.46 जैसा आ जाएगा। एसटीपी पूछ ले तो 22.7 आ जाता है, ठीक है। बट आईआईटी के एंड एसटीपी के हिसाब से 22.4 ही लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, calculate the volume in liter बताना है of following at NTP। फर्स्ट है 40 ग्राम SO3 गैस, सेकेंड है 2.5 मोल SO2 गैस, तीसरा है 3.011 into 10 raised to 24 या 22 molecules of O2 gas, and फोर्थ ले लेते हैं 1 kg liquid water density is 1 gram per ml, and fifth one is 3.011 into 10 raised to 25 molecules of liquid ethanol। एथेनॉल क्या होता है पता है किसी को फॉर्मूला? एनीवन नोइंग द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल? C2H5OH, having density, where the density equals 0.8 gram per ml। ट्राई करो जरा इसको। अच्छा, S का एटॉमिक मास इज 32। एटॉमिक मास लिख देता हूं मैं। सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, और कुछ आया नहीं। और फर्स्ट वन श्रेय सिंह 44.8 लीटर, I doubt that. Second 56 liter, that seems right.
First is wrong. So I'm not able to send you the message. No? Yes. Why? I've allowed everyone. तन्मय सेंड पता नहीं तुम्हारा क्यों नहीं जा रहा है रश्मि. Tanmay is saying first one 18.67 liter. That's also wrong actually. Rashmi, tell me the answer. No problem. If you're not able to. 11.2. 11.2 liter is the right answer for first question. Yes. Okay, fourth का 22.4 into 10 raised to 2. Okay, let's see that. काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं but most of them are wrong. Okay, देखते हैं एक एक करके. Let's see it one by one. अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हर बार क्या है, मोल्स अगर निकल जाए तो काम हो जाएगा, है ना. सो फर्स्ट क्वेश्चन में मोल्स ऑफ SO3 गैस अगर चाहिए तो दैट विल बी टोटल मास 40 डिवाइडेड बाय GMM. इसका GMM मतलब मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे, विल बी गेटिंग 80, है ना. सो दैट्स व्हाई 40 by 80 that is 1/2. So that's why total volume अगर चाहिए that will be 1/2 into 22.4 liter. So that's why its answer is 11.2 liter. Any doubt in this part? First question clear था? Any doubt in first question? चलो ठीक है, फिर सेकंड पे आते हैं. तो सेकंड में भी ऐसा ही मोल्स डायरेक्टली मालूम है तो यहां तो डायरेक्टली कर देंगे. टोटल वॉल्यूम will be total moles, that is 2.5 into 22.4 liter. So that will be 56 liter आ जाएगा. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. दिस वाज सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी के सामने सॉल्व कर देता हूं. थर्ड क्वेश्चन में ये जो पूछा गया, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. That will be total number of molecules divided by Avogadro number. So that means it is 1/20 आ गया है. So total volume अगर चाहिए that will be 1/20 into 22.4 liter. So that is coming 1.12 liter हो जाएगा. That's the answer of third part. Any doubt up to this point? First, second and third. क्योंकि फोर्थ फिफ्थ का किसी का भी आंसर राइट मुझे नहीं दिख रहा. Yes, what are you saying? Sir, can you repeat the third one? Third one. Can you repeat Number of the molecules are given, है ना. स्टार्ट में याद करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मोल्स कैसे निकालते थे. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर लास्ट क्लास जो देखा था उसमें ये देखा था टोटल नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना. तो वो निकाल दिया, दैट इज 1/20. और टोटल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1/20 इनटू वॉल्यूम एट एनटीपी, मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी, दैट इज 22.4 लीटर. सो 1/20 इनटू 22.4 लीटर गिव्स यू 1.12 लीटर. ठीक है, क्लियर ना. यस, Yes, sir. Yes. Thank you. अब चौथा पांचवा सबका गलत क्यों है. That ideal gas equation is valid for gas. Yes, Ahmad, your answer is right now. Fourth question का, because ये जो हम लोगों ने एक कहानी पूरी अभी तक पढ़ी थी, PV equals nRT, 22.4 लीटर एट एनटीपी, ये सारी कहानियां गैसेस के लिए वैलिड थी, नॉट फॉर लिक्विड, है ना. यहां देखो क्या लिखा है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है.
लिक्विड वाटर एंड लिक्विड इथेनॉल की बात की हुई है, दैट्स व्हाई यहाँ पे वो 22.4 लीटर नहीं चलेगा, यहाँ पे वी नीड टू यूज द डेटा ऑफ डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी? एनीवन? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी किसको बोलते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल. Mass upon volume. मोलर मास अपॉन मोलर. मोलर मास की जरूरत नहीं है, मास अपॉन वॉल्यूम. किसी भी सैंपल में मास अपॉन वॉल्यूम गिव्स यू डेंसिटी. तो यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे मास भी दिया हुआ है, बट डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, तो इस मास को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसका आइडियल गैस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इवन अ गैस, वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड. तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 में वी हैव टू यूज द डेंसिटी का डेटा व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन. वाटर के लिए याद रखना, इफ नथिंग इज गिवन देन आल्सो यू टेक डेंसिटी इक्वल्स 1 ग्राम पर एमएल. ठीक है, इफ नथिंग इज गिवन. If it is given, take that value. But if nothing is given, for liquid water, you always take density equals 1 gram per ml. Actually, ये density है 4 डिग्री C पे, 4 डिग्री C पे. This is the density. But बहुत ज्यादा vary नहीं करता है. So practically we take that कि हर जगह पे 1 gram per ml लेके चल देते हैं. So fourth में क्या करना होगा? Mass is 1 kg, which is 1000 gram, and density is 1 gram per ml. So volume will become mass upon density. So mass is 1000 gram and this is 1 gram per ml. So that gives you 1000 ml. लेकिन पूछा है लीटर में, so that's why it will become 1 liter. Okay, Shreya, right? 1 liter is the right answer. सबको समझाना वो 22.4 क्यों नहीं लगा? Why we have not used that 22.4? Because it is not a gas, है ना, लिक्विड वाटर की बात है. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला. फिर से तुम्हारे पास लिक्विड है, डेंसिटी यूज करना पड़ेगा, लेकिन डेंसिटी और मास दोनों चाहिए, तभी जाके हम लोग वॉल्यूम निकाल पाएंगे. तो मास के लिए उन्होंने क्या दिया तुमको? ये मॉलिक्यूल्स के नंबर दिए हुए. मॉलिक्यूल्स के नंबर से हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं, मोल इनटू जीएमएम करके हम लोग मास निकाल सकते हैं. तो फिफ्थ में इफ यू वांट मास, तो मास विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू जीएमएम, बिकॉज टोटल मास डिवाइडेड बाय जीएमएम करके नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे. अब इसमें अगर चाहिए तो दीज मैनी मॉलिक्यूल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 3.011 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स थे, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एंड जीएमएम जो होगा एथेनॉल का दैट इज 46. सो दैट्स व्हाई इफ यू सी ये 2 टाइम्स, बट ये 100 तो 50 टाइम्स हो जाएगा, तो 2300 हो जाएगा. Now if they are asking you volume, density दी हुई है 0.8 ग्राम पर ml, density is 0.8 gram per ml. So volume will be mass upon density, so 2300 divided by 0.8, that is 23,000 by 8 ml. बट लीटर में पूछेगा तो ये हो जाएगा 23 by 8 लीटर, which is 2 times, then 8 times, then 7 times, and then 5 times. 2.875 liter. That's the answer for last question. Is it clear? So you need to be very careful while using ideal gas equation or results related to ideal gas equation. You cannot apply that for a liquid or solid. In a liquid solid में we start applying the concept of density. Any doubt? चलो बढ़े आगे. अभी डेंसिटी की चर्चा चलिए, तो there is a term called vapor density. उस पे भी जाएंगे, लेकिन एक और फॉर्म देखते हैं, क्योंकि उसको यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग दूसरे फॉर्म को.
इस आइडियल गैस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये हो गया ना सब लोगों का? किसी का छूटा भी है अभी? कोई पीछे भी तो नहीं रहा? कोई भी डाउट रहे पूछ लोगे, किसी भी तरह की दिक्कत रहे बता दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Another form of ideal gas equation, यहीं से स्टार्ट करेंगे PV इक्वल्स nRT से, बट वी नो दैट ये जो मोल्स है दैट इज टोटल मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं ना। तो टोटल मास को मैं स्मॉल m से दिखा रहा हूं, मोलर मास को मैं कैपिटल M से दिखा रहा हूं, वेयर m इज टोटल मास एंड कैपिटल M इज GMM या मोलर मास। ठीक है, सो नाउ इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? जस्ट ब्रिंग दिस कैपिटल M ऑन द लेफ्ट साइड, V ऑन द राइट साइड। सो क्या हो गया? P इंटू M हो गया एंड दैट विल बी इक्वल टू M अपॉन V हो गया इंटू RT। ये M अपॉन V क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? एनीवन? डेंसिटी। डेंसिटी होता है ना। तो इसको हम लोग डेंसिटी लिख सकते हैं। तो यहां से एक रूल बन जाता है, PM इक्वल्स D लिख सकते हो अगर कहीं के रो लिखते हैं, ठीक है, ग्रीक नोटेशन है, तो अदरवाइज D भी लिख सकते हैं। यहां पर ये जो D है दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, इसलिए मैंने बताया दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द सेम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, नोट कर जाओ इसको। सर रो का सिंबल क्या है? रो ऐसा दिखते हैं, P जैसा लिखा रहता है ऐसा, दिस इज रो। ठीक है, तो PM इक्वल्स रो RT भी लिखा रहेगा। सही अदर फॉर्म कोई भी फॉर्म हो सकता है, खाली लिक्विड। दिस इज स्टिल वैलिड फॉर आइडियल गैस, है ना। ये गैस के लिए वैलिड है, लिक्विड के लिए नहीं वैलिड है ये। ठीक है, चलो अभी डेंसिटी की कहानी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि देयर आर टू टर्म्स रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है, एक होता है वेपर डेंसिटी, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये दो टर्म्स कभी कभी यूज कर लिए जाते हैं। विल सी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू टर्म्स। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स रिलेटेड टू density. Density simply means mass upon volume. That is the basic definition. लेकिन उसको हम लोग कहां यूज कर सकते हैं? दो और टर्म जैसे मैंने बताया कि आते हैं। सो अपने पास जैसे डेंसिटी सिंपली मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन जो दो टर्म होते हैं, जैसा मैंने बताया केमिस्ट्री में ये बहुत बड़ी आदत है लोगों की रिलेटिव में लेने की, कि एक की डेंसिटी का एक रेफरेंस के का कितना टाइम्स है। तो वैसे जैसे एटॉमिक मास याद करो, एटॉमिक मास वाज मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय, और रेफरेंस लिया था 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन C12 एटम, है ना। तो ऐसा रेफरेंस लेने की आदत है केमिस्ट्री। अब वहां पे यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे जो डेंसिटी का डेटा है उससे रिलेटेड दो टर्म्स आते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर solids and liquids, जो टर्म यूज किया जाता है दैट इज फर्स्ट टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस अगर पूछ दे कोई,
ये कैसे डिफाइन किया गया है, तो दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, रेफरेंस क्या लिया है, तो वाटर को लिया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर at 4 degrees C. Now, can you tell me what is the density of liquid water at 4 degrees C? आज 1 ग्राम पर 1 ग्राम 1/1. है ना, ठीक है, आज जस्ट बोला है मैंने, ये बातें अगर सुनते रहोगे तो बहुत कुछ कैच कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री सी इज हाईएस्ट एंड दैट इज 1 ग्राम पर ml। तो ये अगर 1 ग्राम पर ml है, मान लो मैंने तुमको कोई सब्सटेंस दिया जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, so what will the specific gravity of that substance? अगर मैंने डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस दिया है जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी विल आल्सो बी 1.2, है ना, क्लियर है, अमन ने राइट लिखा है 1.2, है ना। सो दैट मीन्स, इसका मतलब है डेंसिटी जितना ग्राम पर ml में आता है उतनी ही वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी की आती है, बट इट इज यूनिटलेस, है ना। सो इसी के नीचे नोट में लिख लोगे। सर ये ग्रेविटी, हाँ बोलो। ये ग्रेविटी वाली ग्रेविटी नहीं है जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स वाला पढ़े थे। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग से एक टर्म डिफाइन किया है, दैट हैज नथिंग टू डू विद दैट ग्रेविटी, है ना, ठीक है। सो नोट में क्या लिखेंगे, पहली चीज की ये दो डेंसिटी का रेशियो तो डेफिनेटली यूनिटलेस है, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस, बट its value is numerically same as density in gram per ml, और ग्राम पर ml is nothing but kg per liter, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ है, याद करो क्वेश्चन जो अभी मैंने जस्ट दिया था 3.011 into 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एथेनॉल का वॉल्यूम कितना होगा, और ब्रैकेट में लिखा था डेंसिटी, या फिर एंड में लिखा था डेंसिटी ऑफ दिस थिंग इज 0.8 ग्राम पर ml, है ना, ये लिखा था मैंने। व्हाट दे विल गिव यू, वो डेंसिटी नहीं लिख के देंगे, वो लिख देंगे ब्रैकेट में स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.8। व्हाट डज इट मीन, दैट डेंसिटी इज 0.8 ग्राम पर ml, है ना। तो वो तुमको भटकाने के लिए ऐसा टर्म देख के डरा सकते हैं, डरना नहीं है, जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हुआ है उतना ही वैल्यू डेंसिटी का ले लेना इन ग्राम पर ml। सो इफ इट इज रिटन 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स 0.8, राइट, दैट डेंसिटी इज 0.8 ग्राम पर ml, सिंपल। सो दैट्स द यूज ऑफ दिस टर्म फॉर यू प्रैक्टिकल, ठीक है। तो दिस इज वन टर्म, इसको जरा नोट कर लो, दूसरा टर्म जरा लंबा जाएगा, तो पहले इसको नोट कर लो। इसमें कहीं डाउट रहे तो पूछ लो। आवाज कम करना है। साहिल जरा म्यूट कर लो तुम अपना, है ना, जब पूछने लगो तो ही अनम्यूट करो। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म है, सेकेंड टर्म इज, नॉर्मली हम लोग फॉर गैसेस लिखते हैं, तो गैसेस में रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा। दैट टर्म इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। और गैस की डेंसिटी के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने इक्वेशन देखा था, pm इक्वल्स dRT, दैट मींस d विल बी pm अपॉन RT, तो वहां p भी आ रहा है, t भी आ रहा है ना। सो दैट्स व्हाई दीस टू आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी डिफाइन दिस थिंग वी टेक डेंसिटी ऑफ, जिस भी सब्सटेंस की बात हो रही है, that will be density of substance at किसी एक given temperature and pressure पे लेंगे, and divided by, यहां पर रेफरेंस लिया है H2 गैस को, H2 गैस at same temperature and pressure,
ठीक है, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन. Now we are already having the formula density equals P into M upon R into T. तो अगर तुमने प्रेशर और टेम्परेचर सेम लिया है तो R तो कांस्टेंट है, तो देखो डेंसिटी का रेशियो मतलब मॉलिक्यूलर मास का रेशियो हो गया ना. सो अगर हम लोग इसी को लिखना चाहें, दिस कैन बी रिटन एज P upon RT into M of that substance divided by, क्योंकि सेम P और T लिया है इसलिए सिंपली एक ही टर्म लिख रहे हैं हम लोग, that will be M of H2 गैस. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो बच क्या गया, M of substance by M of H2. M of H2 कितना होता है, molecular weight of H2 कितना हो जाएगा 2. So that's why we write 2. That means vapor density is half of the molecular mass. सिंपल सी चीज है. तो कभी भी वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, जैसे याद करो जो क्वेश्चन मैंने करवाया था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वाला, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज बाय मास दिए हुए थे, वहां पर मॉलिक्यूलर मास लिखा होता है 88. हो सकता है कि वो दे दे वेपर डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इज 44. दैट इज आल्सो टेलिंग यू कि molecular mass is double of vapor density, so vapor density is 44, so molecular mass will be double of 44, that means 88. तो ये इस तरीके से इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं. आतिफ नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? हाँ जी, सर एक बार फिर से बता दीजिए ना ये. ओके, आपका मैं फिर स्क्रीन से क्लियर बताता नहीं हूँ. आ रहा था. सर आपका स्क्रीन क्लियर नहीं था. ओके चलेगा. अच्छा नेटवर्क की सही नहीं. नेट का इशू रहता है थोड़ा, क्या करूं मैं, बोलो, उसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता है ना. ओके सो व्हाट आई एम सेइंग कि अभी आ रहा है राइट नाउ, इज इट ओके? नो सर. नहीं, थोड़ा वेट कर लो फिर. जैसे जैसे शाम होती है ना वैसे वैसे नेटवर्क का इशू होता है, काफी लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं. जरा ठीक हो जाए तो बोलना है ना, आई विल स्टार्ट अगेन. सो ओके कंटिन्यू करो. ओके ठीक है चलो. ओके नाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसके वेपर डेंसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस एट गिवन टेंपरेचर एंड प्रेशर और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 यहां लिया गया एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर. तो ऑलरेडी हम लोगों ने PM इक्वल्स DRT पढ़ा था, उसके हिसाब से D इज PM by RT है ना गैस के लिए. सो PM by RT में P by RT into M लिख सकते हैं. Now if you are using density of substance, so that means P by RT into M of substance divided by density of H2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं P by RT into M of H2. Is it okay? क्लियर है ये जो बोला मैंने? यस सर. हाँ. सो अब ये P by RT तो कैंसिल आउट हो गया ना, क्योंकि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया है. तो R कांस्टेंट है, P और T दोनों के लिए सेम लिया है, तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो बच क्या गया, M ऑफ सब्सटेंस बाय M ऑफ H2. और M ऑफ H2 कितना होता है, 2 होता है ना. मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना है, 1 into 2 दैट इज 2. ठीक है. तो यहां से क्या समझ में आया, वी हैव द फाइनल फार्मूला दैट, इसको नोट कर जाओ पहले. ओके अमन का हो गया, बाकी लोगों का हो गया ना, किसी का छूटा तो नहीं है अभी तक. सो यहां से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनते हैं. एक क्या है, सो व्हाट आर द रिजल्ट्स. फर्स्ट रिजल्ट इज सिंपली, जब भी वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की बात करें, that is simply molecular mass by 2. सर दिख नहीं रहा है आप क्या लिखे हैं. लिखा है वेपर डेंसिटी ऑफ Oh, सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2. ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं. will be
मॉलिक्यूलर मास बाय 2, ठीक है, दैट्स वन। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर पूछ दिया वेपर डेंसिटी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऑफ SO3 गैस, कितना लिखेंगे? SO3 का जस्ट कैलकुलेशन किया था ना, मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका? S is 32, O is 16, तो मॉलिक्यूलर मास इज 80 है ना? 48। हाँ 80 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। S is 32 plus 16 into 3, that is 48, 32 plus 48 is 80, so ये कितना हो जाएगा? 80 upon 2, that is 40, ठीक है। ओके, नाउ कभी कभी क्या पूछेगा, एक और टर्म पूछ देते हैं, रिलेटिव वेपर डेंसिटी पूछ देगा। रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1 with respect to gas 2, तो वहां पर क्या करना है? वी नो दैट वेपर डेंसिटी या डेंसिटी का रेशियो इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास का रेशियो एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर लिखते हैं m ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय m ऑफ गैस 2। फॉर एग्जांपल मान लो पूछा रिलेटिव वेपर डेंसिटी of SO2 gas with respect to O2 gas, कितना लिखेंगे? तो SO2 का मॉलिक्यूलर मास इज हाउ मच? 64 है ना। दिस थिंग इज 64 डिवाइडेड बाय O2 के लिए दैट इज 32, तो ये आ गया 2। ठीक है, एनी डाउट? सर हाँ जी बोलो। सर सर जैसे आपने रिलेटिव रिलेटिव वॉल्यूम वेपर डेंसिटी बताया, इसमें तो दो गैसेस हैं, तो जैसे फर्स्ट गैस का मॉलिक्यूलर मास छोटा हुआ सेकंड गैस से, तो हम डिवाइड क्या करें? हाँ तो भी डिवाइड ही करना है, तो हाँ भी सर। वो भी है फ्रैक्शनल आ तो जाएगा। जो फर्स्ट गैस है मान लो पूछता O2 का बताओ विद रिस्पेक्ट टू SO2, तो फिर क्या करते? ऊपर 32 नीचे 64 लिखते, विल हैव 1/2, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ओके सर। चलो मौसमी एंड यस आई विल रिपीट इट। 2 पॉइंट्स लिखे हमने। पहला वेपर डेंसिटी सिंपली मॉलिक्यूलर मास बाय 2। अगर ऐसा पूछा हुआ है तो हम लोग देखेंगे गैस को, उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा था लास्ट लेक्चर, वहां से इसके मॉलिक्यूलर मास में 2 से डिवाइड कर देंगे, विल गेट द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर? यस एंड मौसमी, इज दैट क्लियर? फर्स्ट पार्ट सर ये भी यूनिटलेस रहता है। हाँ, वेपर डेंसिटी भी देखो ना, 2 डेंसिटी का ही रेशियो था ना, दैट इज आल्सो यूनिटलेस। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है? रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2, ऐसा पूछते हैं। जैसे पूछा है रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विद रिस्पेक्ट टू O2 गैस। अगर ऐसा पूछा हुआ है तो व्हाट विल टेक द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1, क्योंकि पहले जो लिखा था वो ऊपर रखना है, जो बाद में लिखा हुआ है उसको नीचे रखना है। ठीक है, तो molecular mass of SO2 is 64 and molecular mass of O2 is 32. तो 64 by 32 कर देना, that is coming 2 and that will be the answer. Is it okay? Yes and Mosmi, तुम दोनों के डाउट थे? Yes sir. Sir. हाँ जी, Sir. हाँ साहिल बोलो। Sir, relative vapor density और vapor density unitless है ना? हाँ, क्योंकि रेशियो है ना, 2 डेंसिटीज का रेशियो है ना। Density is not unitless, but vapor density or specific gravity, these terms are unitless. ठीक है? Any doubt up to this point? So you can give examples
of relative density to solve. अभी जस्ट बताया ना, जैसे SO2 विद रिस्पेक्ट टू O2 बोला है, तो क्या किया, SO2 का मॉलिक्यूलर मास बाय O2 का मॉलिक्यूलर मास कर दिया है ना. सो SO2 का मॉलिक्यूलर मास इज 64, O2 का मॉलिक्यूलर मास इज 32. We have taken the ratio and that is coming 2. Is it okay? अमन? Okay, sir. चलो. Yes, sir. अब तक हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है. अब हम लोग अभी तक एक बात हम लोगों ने नहीं की है, और वो बात है, इफ यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. मान लो तुम्हारे पास एक गैसेस मिक्सचर है जिसमें SO2 गैस भी है, SO3 गैस भी है, O2 गैस भी है. उसके कंपोजिशन की बात, उसमें कितना कौन सा गैस है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मास, ये बातें अभी तक हम लोगों ने नहीं की है. या फिर ऐसे ही किसी मिक्सचर का, याद करो डिफरेंट आइसोटोप्स होने के कारण हम लोग एवरेज एटॉमिक मास की बात करते थे. नाउ इफ यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, तो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास होंगे, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर. तो इसकी बात करेंगे, लेकिन अब टाइम चूंकि हो चुका है अभी, तो ब्रेक ले लेते हैं एक बार, और ब्रेक लेके 6 बजे हम लोग मिलते हैं वापस से. सेम लिंक पे आके तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. सो विल मीट एट 6 o'clock, ठीक है. 6 तक, 6:05 तक एटलीस्ट आ जाओ, एंड देन वील टॉक अबाउट द मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस.